नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो घटना चक्र पॉलिटी से हम EORO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। संसद हमने स्टार्ट किया था, लोकसभा और राज्यसभा हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संसद का ही तीसरा पार्ट, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 23 घटना चक्र पॉलिटी से हम कवर करेंगे कार्य संचालन एवं विधायी शक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद में राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य, लोकसभा में है 552 से अनधिक सदस्य। 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, और 2 से अधिक नाम निर्देशिक एंग्लो इंडियन तथा एक्स। तो एक्स जो है अंकित स्थान, इस पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? आपके ऑप्शन है, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन जो है संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। दूसरा है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, और महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो इधर 12 नाम निर्देशित या मनोनीत थे, और यहाँ पर 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि है, ये तो 530। इसके अलावा 2 जो प्रतिनिधि है वो है एंग्लो इंडियन, और 20 बचे 20, तो यहाँ पर 20 सदस्य आएंगे, और ये 20 सदस्य जो होंगे वो है संघ राज्य क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो उस समय पे लोकसभा में कितने थे? 552। अब वर्तमान की बात करें तो 550 है। 2 जो एंग्लो इंडियन के पद थे इनको हटा दिया गया है, और उस दौरान जो थे अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते थे, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अनुच्छेद 81 के अनुसार, और 2 से अनधिक राष्ट्रपति के द्वारा नामित आंग्ल जो भारतीय है वो हो सकते थे। ये था अनुच्छेद 331 में। एंग्लो इंडियन जो थे उसका प्रावधान था अनुच्छेद 331 के अनुसार। संविधान 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जो इन पदों को, आंग्ल भारतीय पदों को हटा दिया गया, और 334 के अंदर संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि थे उनको नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा, मतलब संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए इनको निष्प्रभावी कर दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का राष्ट्रपति कहाँ अभिभाषण देता है अपना? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो भारत का जो राष्ट्रपति अभिभाषण देगा वो एक साथ देगा, और एक साथ जो है संसद के दोनों सदनों में वो भाषण देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल है 87, ठीक है, 87 के अनुसार देता है, नोट कर लीजिए। इसके अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों जो सदन होते हैं उसमें अभिभाषण देता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अनुसार देता है? आर्टिकल 87 के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये तो सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो अपने अभिभाषण के अंदर संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में भी सूचित करता है। तो दोनों सही है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। संविधान का अनुच्छेद है 87(1), इसके अनुसार
ठीक है। 87 के अंदर तो क्या दिया हुआ है कि जो है दोनों की संयुक्त बैठक लेगा वो, तो 87 में दिया गया है। तो 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। ठीक है, जैसे निर्वाचन हो गया उसके बाद में जो प्रथम सत्र होगा उसके प्रारंभ में अभिभाषण देगा एक तो, और एक जो है इसके बाद में देगा प्रत्येक वर्ष में जो भी पहला सत्र होगा उसके अंदर संयुक्त रूप से जो है वो बैठक लेगा एक तरीके से राष्ट्रपति दोनों सदनों की। ठीक है। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। कथित क्या है, लिखित नहीं, कथित पूछ रहा है। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ठीक है, ये भी सही है। और संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये कथित है। मतलब जो संसद है उसके अंदर राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये हम जो संविधान में लिखा हुआ है उससे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे आंसर। तो दोनों कथन संविधान में उल्लेखित है। 59 इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जबकि अनुच्छेद जो है 79 इसके अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये दोनों आर्टिकल के अनुसार कहा गया है ये। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, या संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद किससे बनती है, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत में संसद किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन पर चिन्हित करना है। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है, तीनों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के घटक बताने हैं, सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है। तो भारतीय संसद के भाग 5 इसका अनुच्छेद है 79। इसके अंदर उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी। तो संसद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 79 आर्टिकल याद रखिए, 79 के अंदर है संसद का प्रावधान, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, एक वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक सत्र के लास्ट की बैठक जो होती है और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 बैठक हो जाएगी इस हिसाब से। ये दिया है आर्टिकल 85 1 के अंदर। संसद के दोनों सत्रों के बीच अंतराल अधिकाधिक कितने का होना चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल है, संसद के अधिकारियों के अंदर है अध्यक्ष लोकसभा है, उपाध्यक्ष लोकसभा भी है, महासचिव लोकसभा भी है और अध्यक्ष राज्यसभा भी है। तो सारे हैं इसके अंदर। ठीक है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल रहेगा, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी रहेगा और लोकसभा का महासचिव रहेगा और राज्यसभा का अध्यक्ष रहेगा। तो संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल है, राज्यसभा का सभापति हुआ, उपसभापति हुआ, ये है आर्टिकल 89 के अनुसार। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा आर्टिकल 93 के अनुसार, और संसद का महासचिव होगा, वो होगा आर्टिकल 98 के अनुसार। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित, अगर कोई सदस्य अनुपस्थित रहे संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है। तो अगर वो 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या समझी जाती है, समाप्त समझी जाती है। कौन से आर्टिकल के अंदर है ये? आर्टिकल 101(4), इसके अनुसार आर्टिकल 190(4) के अनुसार संसद, और आर्टिकल 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो दोनों के अंदर प्रावधान है। संसद के लिए सदस्यता का प्रावधान तो है आर्टिकल 101(4) में, और विधानसभा के लिए जो है सदस्यता, इसका प्रावधान है आर्टिकल 194 के अंदर। तो ये नोट कर लीजिए आप। विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक, ठीक है, 60 दिन की अवधि हमारा क्वेश्चन ही था ये, तो 60 दिन की अवधि तक अगर सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। आर्टिकल 101(4) के अंदर संसद की सदस्यता जो है समाप्त मानी जाती है, और आर्टिकल 190(4) के अनुसार विधानमंडल की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन जो है सत्रावसायित था या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है, तो उस अवधि को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर सदन क्या है, सत्रावसायित था या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है तो। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन मतलब 2 माह आंसर हो जाएगा। सेम है, ये भी 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो एक सांसद था, इसको इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था कि वो जो है संसद की अनुमति के बिना उसकी 60 जो है लगातार बैठक थी उसमें अनुपस्थित रहा था। तो ये राज्यसभा का था। ठीक है, राज्यसभा का सांसद या विधायक था जो 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो सर्वप्रथम ये दिसंबर 2000 की बात है। पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द। इसको इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम कौन रहे थे? राज्यसभा के सांसद थे, ये निर्दलीय थे और पंजाब से थे। इनका नाम था बरजिंदर सिंह हमदर्द। अगला है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है? कोई भी मंत्री है उसके खिलाफ, तो जब सरकार में वो विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है? किसी भी मंत्री के विरुद्ध किसी मामले के तथ्यों को अगर वो रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब उसके खिलाफ जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद जो है निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। दूसरा है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार जो है संशोधित किया गया था। और तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसमें से आपको सही बताना है कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें करेक्ट है, तीसरा गलत है इसमें। तो संसद जो है इसका निर्भरता निवारण अधिनियम है 1959, ये कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। और उपर्युक्त अधिनियम जो है 5 बार संशोधित किया गया था, लेकिन लाभ के पद का जो है भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है लाभ के पद को। तो इस तरीके से केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो जो 5 बार है संशोधन किया गया है वो किया गया है 1993, 1999, 2000, 2006 और 2013 में संशोधन किया गया है। और जो है संशोधन करके विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से उनको बाहर कर दिया गया है। और भारत के संविधान में लाभ के पद का जो है परिभाषित नहीं किया गया है।
इस शब्द का उल्लेख जरूर हुआ है विभिन्न अनुच्छेदों में, लेकिन इसको परिभाषित वेल डिफाइंड नहीं किया गया है भारत के संविधान में। अगला है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? डिसीजन कौन करता है भाई ये लाभ का पद है या नहीं है? तो ये निर्णय करता है राज्य राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है और संघीय संसद करती है। तो दोनों सही हो जाएंगे। कोई भी पद संसद या विधानमंडल में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय करेगा आर्टिकल 102(1) के अंतर्गत। केंद्र के अंदर तो करेगी संसद, और अनुच्छेद नंबर है 191(1) इसके अंतर्गत राज्यों में जो है राज्य विधानमंडल करेंगे। तो दो आर्टिकल है संसद के लिए, तो 102(1) इसके अनुसार संसद करेगी इसका निर्णय कि भाई लाभ का पद है या नहीं है। और राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो 191(1) के अंतर्गत करेगा राज्य विधानमंडल कि भाई कोई भी पद लाभ का पद है या नहीं है। और सेकंड एनालिसिस की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र के अंदर अनुच्छेद 103(1) एवं 2 के अनुसार 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब इसमें आ गया राष्ट्रपति 103(1) और 2 के अनुसार, और आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 191 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल आ गए। तो तीनों आ गए इसके अंदर। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। राज्य में अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। इधर तो केंद्र में तो करेगा राष्ट्रपति और यहाँ करेगा राज्यपाल। तो दोनों सही कह सकते हैं, इसके अंदर आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघीय संसद और विधानमंडल भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों अथवा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार क्या क्या है और उन्मुक्तियाँ क्या क्या है, उनको निर्धारित करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो ये है आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, आर्टिकल 105 क्या करता है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है संसद के सदस्यों का? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये है अधिकार है, सही है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार भी है, ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार है ये, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। तीसरा है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये नहीं है, ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार, तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें। चौथा है, अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार भी है, तो इसमें चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार है, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार है, और अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार भी है। तो संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार है, उन्मुक्तियां और छूट होते हैं ये विशेषाधिकार। इन विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। विशेषाधिकार किन को प्राप्त होते हैं? ये संसद के दोनों सदनों को, उनकी समितियों को और उनके सदस्यों को, ठीक है। विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टाइप के ये राइट्स हैं जो केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो दो भागों में हम इनको बांटते हैं। पहला है वे जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा, वो अधिकार है। और वे दूसरे टाइप के वो है जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों के द्वारा उपभोग्य होते हैं। तो दो टाइप के अधिकार होते हैं संसद के जो सदन है, उनकी समितियां हैं और सदस्यों को। तो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार, सामूहिक रूप से जो कंबाइंड रूप से ये प्रयोग करेंगे, वो तो कौन कौन से हैं? पहला है अपनी बहस और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है, ठीक है। अपनी बहस को और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है, सामूहिक रूप से ये विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरा है संसद से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने का जो है वो विशेषाधिकार भी प्राप्त है, सामूहिक है ये। अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है।
संसद के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। ये सारे जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सामूहिक विशेषाधिकार। छठा है संसदीय समितियों के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों एवं अभिलेखों को बुलाने या मंगाने का विशेषाधिकार भी संसद को प्राप्त है। इसके अलावा सातवां है संसद की कार्रवाई की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। और आठवां है संसद के परिसर में, ठीक है, सदन के परिषद में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति दिए जाने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है संसद सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त करने वाला विशेषाधिकार है, ये सी वाला ऑप्शन है, वो व्यक्तिगत वाला है, ठीक है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, और ये तीनों जो बाकी के हैं वो है सामूहिक विशेषाधिकार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित न्यायालयों को? तो ये किया गया अनुच्छेद 122 के द्वारा बैन लगाया गया है कि संसद की कार्यवाही में जो है जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल ध्यान रखनी है 122 आर्टिकल है। अगला है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो लोकसभा में भी निर्वाचन का अधिकार है और राज्यसभा के अंदर भी निर्वाचन का अधिकार है। तो राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन है, ठीक है, उसके निर्वाचित सदस्यों को दोनों सदनों के अंदर मतदान का अधिकार है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनको लोकसभा और राज्यसभा, ये है आर्टिकल 80 के खंड 4 में वर्णित किया हुआ है, दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो इसके अंदर है कि वर्ष 2003 के अंदर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति जो है राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत या निर्वाचक हो। तो पहले क्या नियम था कि वहीं का जो है मतदाता होना चाहिए जहां से वो निर्वाचन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इसके बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया है 2003 के अंदर, और उसके बाद ये है संशोधन में कि अगर आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हो तो वहाँ का जो है मतदाता होना आवश्यक नहीं है। कहीं से भी किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो तो वो चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल राज्यसभा में ही, न कि केवल लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो सही बताना है। तो केवल राज्यसभा में ही हो सकते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या रहती है 12। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। तो राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानीय वर्जना नहीं है। तो मंत्री पद की नियुक्ति पर नहीं है संवैधानीय वर्जना, तो ये सही है। मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो 1 एंड ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे पहले की बात है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 होते थे पहले, ठीक है, आंग्ल भारतीय। 104वें संविधान संशोधन में अधिनियम किया गया, संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा आर्टिकल 334 में जो संशोधन किया गया, इसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अंदर आंग्ल भारतीय सदस्य जो है इसके प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया। तो जो 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी, मनोनीत किए जाते हैं, उनके पद को समाप्त कर दिया गया।
संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 इसके अंदर उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, तो मंत्री तभी बनाया जाएगा जब वो किसी भी सदन का, एक सदन का, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का सदस्य होगा। यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्यों का द्वारा मत नहीं दिया जाता, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है मत दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो देते हैं वोट कौन, मनोनीत सदस्य, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो किसकी इच्छा से बना सकती है या किसके द्वारा बना सकती है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी कानून बना सकती है संसद। ठीक है, राज्य सूची के विषय में। तो संविधान का आर्टिकल है ये 249 और इसके तहत यदि राज्यसभा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद के द्वारा उस विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो राज्य सूची का विषय है, उसको पहले जो है राज्यसभा के अंदर पारित होना आवश्यक है। कितने वोटों से? 2/3 बहुमत से उसका पारित होना आवश्यक है। आर्टिकल कौन सा है? 249। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति जब आती है उसमें अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने वाले स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत और अनुच्छेद 356 के अधीन जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो इन कंडीशंस के अंदर संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति की बात हो रही है। तो आपातकाल की स्थिति के अंदर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो राज्यसभा का के द्वारा जब बहुमत पारित हो जाएगा उसके बाद ही संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट है संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और चौथा है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करें। तो ये है कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है संघीय संसद। तो कब बना सकती है? तो चारों कंडीशन के अंदर बना सकती है राज्य सूची के विषय पर कानून। अभी अपन ने ऊपर देखे थे ये आपात की स्थिति आर्टिकल 250 के अनुसार, तो ये सारे है इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। तो सभी चारों आंसर इसका हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है, समझौते हैं, इनको प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये आपात की स्थिति आ जाती है। तो ये आर्टिकल 200 किसके अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 253 के अंदर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाया जा सकता है? आर्टिकल 253 के अंतर्गत। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश नहीं दे। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।
विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो विधायन कब नहीं कर सकती भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर? तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे और ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तब, और एक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। ठीक है, तो 2 और 4 इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है उसको भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत के अंदर लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किसके द्वारा? तो सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संविधान की जो विषय सूची है उसमें दिए गए विषयों के अतिरिक्त जो विषय है उन पर कौन कानून बना सकता है? तो उन पर संसद कानून बना सकती है। तो ये है आर्टिकल नंबर 248। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। अवशिष्ट का मतलब जो विषय है उसके अतिरिक्त कोई विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो इसके अनुसार क्या है? आर्टिकल 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है या राज्य सूची में भी नहीं है, तो उस पर जो है कानून या विधि बनाने की मान्यता प्राप्त है। अगला है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? भाई किसी भी सदस्य को बोलने से रोकेगा और अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। तो मर्यादा तो क्या होती है? विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना मर्यादा। पक्ष त्याग कहलाता है सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? पद त्याग। ठीक है, कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस में शामिल हो गया तो पद त्याग हो गया। तीसरा है अंतर प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया होगी किसी भी अधिकारी से किसी नीति या का ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, तो वो कहलाती है अंतर प्रदन। और बैठ जाना क्या कहते हैं? कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, तो इसको बोलते हैं बैठ जाना। संसद में शून्यकाल का टाइम बताना है, क्या रहता है संसद में? तो ये रहता है दोपहर 11 से लेके 12 बजे तक और 12 बजे से लेके 1 बजे तक। शून्यकाल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में 0 आवर, विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। और लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल, जिसकी अवधि मिनिमम अधिकतम कितना हो सकती है? 1 घंटा की हो सकती है शून्यकाल की अवधि, और इसे बोलते हैं 0 आवर। यह सामान्यतः दोपहर 12 से लेके 1 बजे तक का समय होता है। ठीक है, 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है। तो 2014 के बाद राज्यसभा में चेंजेज हो गया। लोकसभा में भी अभी भी वही चल रहा है, 12 से 1 बजे तक क्या रहता है? शून्यकाल रहता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 से 1 बजे तक क्या रहता है? प्रश्नकाल रहता है 2014 के बाद। तो राज्यसभा में जो है सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार जब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच हो गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर शून्यकाल कब रहता है? 11 से 12। लोकसभा में होता है 12 से 1, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववर्त प्रश्नकाल के बाद। तो प्रश्नकाल से पूर्व रहता है राज्यसभा में, प्रश्नकाल के बाद रहता है लोकसभा के अंदर। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जो जनहित के मामले हैं इसको उठाने के लिए सदस्य जो है प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं।
किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का जो विवरण है अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जो है प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने के लिए भी कह सकता है। ठीक है। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ अभी हमने ऊपर पढ़ा है। प्रश्नकाल से बाद का समय तो लोकसभा में होता है, प्रश्नकाल से पूर्व का समय होता है राज्यसभा के अंदर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की से लिया गया है? ठीक है। शून्यकाल कहाँ से लिया है? भारत ने, तो भारत की देन है ये। ठीक है। शून्यकाल जो है किस देश की देन है? तो ये है भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे की अवधि हो सकती है लोकसभा के अंदर शून्यकाल की अवधि। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ बताना है क्या है? तो प्रश्न उत्तर सत्र है राजनीतिक शब्दावली के अंदर शून्यकाल का अर्थ। ठीक है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस की बात हो रही है, तो द्वितीय वाचन के अंदर होती है आम बहस। ठीक है। लोकसभा के अंदर विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन के अंदर विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के जो सदस्य है इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव है कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किए जाए। विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ठीक है। तो कोई भी जो है विधेयक है रेफर किया गया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तो किसके द्वारा उसको पारित किया जाना आवश्यक है? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना आवश्यक है उसको पारित करने के लिए। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की में कोई भी विधेयक या संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे क्या दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। तो अनुच्छेद जो 108 है इसके तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है। संयुक्त बैठक किस कंडीशन में लागू नहीं होगी? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए। दोनों धन विधेयक तो किस में होता है? लोकसभा में। और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए, भंग हो जाए, तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र जो है यथावत आहूत होगा। ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 108(5) इसमें वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है तो संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा और उसे पारित किया जा सकेगा। ठीक है। लोकसभा का जो मंत्रिमंडल है वो सेम रहेगा इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 118(4) इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आर्टिकल 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। अगर वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी कंडीशन में तो रहेगा कौन? लोकसभा का स्पीकर। अगर वो उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष रहेगा। अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो संयुक्त अधिवेशन के अंदर करता है स्पीकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है?
तो संयुक्त सत्र होगा, उसकी अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108 में संवर्षित है। सही है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में, ये भी सही है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो ये भी सही है। तो तीनों इसके अंदर सही है, 1, 2 एंड 3। भारत के अंदर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मतभेद है दोनों के बीच में, सदनों के बीच में, तब ये संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर हुई थी 6 और 9 मई 1961 को। और दूसरी संयुक्त बैठक हुई थी बैंक सेवा नियम बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को। तो 2 बैठक हुई थी संयुक्त बैठक। पहली बैठक कब हुई थी? दहेज विरोधी निरोधक विधेयक 1959 पर 1961 में हुई थी, और दूसरी हुई थी 78 में। तीसरी बात करें तो तीसरी हुई थी 2002 में, और ये संयुक्त बैठक हुई थी आतंकवाद निरोधक विधेयक के संदर्भ में। तो पहली दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में, दूसरी हुई थी बैंक सेवा आयोग के निरसन बिल के संबंध में, और तीसरी हुई आतंकवाद निरोधक विधेयक के संदर्भ में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संयुक्त अधिवेशन क्यों आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जब दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।